वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो रहे हैं बाली। भारत को इस बार सौंपी जाएगी G20 ग्रुप की सदारत की जिम्मेदारी। ग़िज़ा व तवानाई की तहफ़्फ़ुज़, सेहत और डिजिटल तब्दीली जैसे अहम मौज़ूआत पर होगा तबादला ख्याल। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन। 1 और 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए भी पर्चे भरने का आज है आखिरी दिन। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त, जबकि कांग्रेस ने पहली फहरिस्त में 250 उम्मीदवारों के नामों पर लगाई मोहर। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 41वें भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का आगाज। तिजारती मेले की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस बार तिजारती मेले की फोकस रियासतें हैं केरल और उत्तर प्रदेश। यूक्रेन के शहर खैरसोन में जश्न आज़ादी के बावजूद हालात कशीदा। हुक्काम ने नाफिज किया कर्फ्यू। शहर के अंदर और बाहर सफर पर भी आयद की गई पाबंदियां। और इंग्लैंड बिना T20 आलमी कप चैंपियन। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को दी 5 विकेट से शिकस्त। जीत के हीरो स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने स्कोर की हाफ सेंचुरी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज इंडोनेशिया के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इजलास के दौरान G20 ममालिक के रहनुमा कॉन्फ्रेंस के एक साथ बढ़ें, बाइख्तियार बने की मौजू पर आलमी तशवीश के अहम मसाइल पर तफसील से गौर व खौज करेंगे। भारत के अलावा इस ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, तुर्की, बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वीं G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज इंडोनेशिया के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान G20 ममालिक के लीडर कॉन्फ्रेंस के मौजू, साथ बढ़े बाइख्तियार बने पर आलमी तशवीश के अहम मसाइल पर तफसील से गौर व खौज करेंगे। G20 सरबराह इजलास के एजेंडे के मुताबिक पहले दिन 3 सेशन का इनेकाद होगा। ये सेशन ग़िज़ा व तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, हेल्थ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर मुश्तमिल होंगे। इन मौजू पर तमाम रुकन ममालिक के रहनुमा तफसील से बातचीत करेंगे। भारत के अलावा इस ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, तुर्की, बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। G20 deliberations have acquired a greater salience in the current global economic and political context. Coming on the top of the existing environmental challenges, lack of progress in the SDGs and the pandemic, the world is currently struggling with many important challenges. These includes uneven post-pandemic economic recovery, debt vulnerabilities, especially in the countries of the global south, ongoing conflict in Europe, and its knock-on effect such as food security challenges, energy crisis and inflation on all countries of the world. कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में इंडोनेशिया के सदर G20 की सदारत एक अलामती इशारे की शक्ल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत बाज़ाब्ता तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की सदारत की जिम्मेदारी निभाएगा। ये चोटी कॉन्फ्रेंस भारत के लिए नहायत अहम ख्याल किया जा रहा है। India's G20 presidency hopes to provide new strength, direction and perspective to G20 discussions on diverse subjects which include green development, lifestyle for environment, digital transformation, inclusive and resilient growth,
women-led development, and more importantly, greater voice for the global South in issues of international economic cooperation, as also on the need for reformed 21st century institutions. भारत की G20 सदारत के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील की एक टीम होगी। G20 में ये पहला मौका है कि 3 मुल्कों की इस टीम में तरक्की पजीर और उभरती हुई मईशतें शामिल होंगी। During our G20 presidency, India, Indonesia and Brazil would be the Troika. This would be the first time in G20 that the Troika would consist of 3 developing countries and emerging economies in a row. India, as the next chair, would endeavor to provide a greater voice to issues of interest to the global South, as I said earlier, and steer the G20 agenda in a representative and balanced manner. जब प्रधानमंत्री दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्षों को खिताब करेंगे तो उनका फोकस मिशन लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर रहेगा। क्लाइमेट चेंज, डिजिटल रेवोल्यूशन के अलावा पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बहाली पर प्रधानमंत्री खास जोर दे सकते हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मुलाकात भी करेंगे। वो बाली में भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और बातचीत भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे G20 समिट मीटिंग के लिए आ रहे हैं, इसीलिए बहुत ही कम समय के लिए वो यहाँ हैं, लेकिन फिर भी इस छोटे समय में भी उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना अपना एक प्रोग्राम का हिस्सा रखा है। यह देखकर यहाँ का भारतीय समुदाय और भारतीय मूल का समुदाय बहुत उत्साहित है। G20 दुनिया की तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मईशतों का एक बैन हुकूमती फोरम है। ये 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल है। G20 ममालिक आलमी GDP के 85%, बैनुल-अक़वामी तिजारत के 75% की तश्कील करता है और ये दुनिया की 2/3 आबादी पर मुश्तमिल है। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव और अमृतपाल की रिपोर्ट, DG न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने G20 के नए लोगों पर सवाल उठाने वालों को हदफ तनकीद बनाया है। दरहकीकत G20 के लोगों में कमल के निशान के बारे में सवालात उठाए गए थे। भारत आइंदा माह से G20 की सदारत की जिम्मेदारी निभाने वाला है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हरियाणा के झज्जर में एक जलसा आम में कहा कि हमारी विरासत पर भी सवाल उठाए जाते हैं। यह हमारे भारत की शनाख्त से जुड़ी अलामतें हैं। G20 यानी दुनिया के ऐसे ममालिक की कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रही है जो दुनिया की 85% मईशत पर गिरफ्त रखते हैं। भारत की सरकार ने ही 1950 में ही अपना राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया था, नेशनल फ्लावर घोषित कर दिया। और उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि कमल का फूल इस देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, इसलिए किया गया। जब 1857 में स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया मेरे बहनों भाइयों, तो आजादी के मतवालों ने एक हाथ में रोटी और एक हाथ में कमल का फूल लेकर जो है आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है इसलिए कमल के फूल को हमको छोड़ देना चाहिए? उसे राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर की मान्यता उसकी रद्द कर देनी चाहिए? यदि किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा है तो क्या इस पंजे को काट देना चाहिए? पंजे का भी शब्द प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का आज आखिरी दिन है। गुजरात में अभी तक कुल 324 पर्चाए नामजदगी दाखिल हुए हैं। इनमें पहले मरहले के लिए 316 और दूसरे मरहले के लिए 8 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। पहले मरहले में रियासत की 182 असेंबली नशिस्तों में से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में 182 नशिस्तों के लिए 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में 1 दिसंबर और दूसरे मरहले में 5 दिसंबर को पोलिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी।
दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी पर्चा नामजदगी का आज आखिरी दिन है। रियासती इलेक्शन कमीशन 16 नवंबर को पर्चा नामजदगी की जांच करेगा। वहीं उम्मीदवार 19 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। एमसीडी इंतखाबात के लिए 7 नवंबर से पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हुआ था। वाज़ेह रहे कि एमसीडी इंतखाबात के लिए सभी 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को पोलिंग होगी। वहीं 7 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। दिल्ली में बल्दियाती इंतखाबात के तय जोशो खरोश में इजाफा होता जा रहा है। बीजेपी ने एमसीडी इंतखाबात के लिए 18 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। इससे पहले हफ्ते को बीजेपी ने 232 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी। कांग्रेस ने भी एमसीडी इंतखाबात के लिए 250 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी से सख्त मुकाबले के लिए काउंसिलर रह चुके कई लीडरों को मैदान में उतारा है। और दिल्ली में आज से BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल गाड़ियां चल सकेंगी। आलूदगी की सतह में इजाफे के पेश नज़र CAQM के हुक्म पर दिल्ली हुकूमत ने इन गाड़ियों के चलने पर पाबंदी आयद कर दी थी। दिल्ली हुकूमत के ट्रांसपोर्ट महकमे के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों से नई दिल्ली में आलूदगी की सतह मुस्तहकम है और इस पाबंदी के सिलसिले में कोई नया हुक्म जारी नहीं किया गया है। इसलिए आज से दिल्ली में BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल की गाड़ियां चल सकेंगी। और दिल्ली में हवा का मेयार आज फिर इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में आ गया। गुज़श्ता चंद दिनों में दिल्ली NCR में आलूदगी की सूरत हाल में मामूली बेहतरी आई थी, लेकिन आज फिर हवा का मेयार इंतहाई ख़राब हो गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सफ़र के मुताबिक दिल्ली में AQI 309 रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत बुरी सतह से है। दिल्ली के आसमान में पूरी तरह स्मॉग छाया हुआ है। अहम बात यह है कि 0 और 50 के दरमियान हवा के मेयार का इंडेक्स अच्छा, 101 से 200 मुतदिल और 201 से 300 को ख़राब समझा जाता है। 301 और 400 के दरमियान AQI बहुत ख़राब समझा जाता है और 401 और 500 के दरमियान AQI को शदीद समझा जाता है। हवा के ख़राब मेयार की वजह से नोएडा में धुंध छाई हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफ़र के मुताबिक नोएडा में 344 का AQI रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत बुरी सतह पर है। बढ़ती हुई आलूदगी के बाइस लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। इसके अलावा गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही हैं, जबकि गुरुग्राम में AQI 290 रिकॉर्ड किया गया है, जो गरीब जो के जुमरे में आता है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा इलाका भी है जहां इन दिनों लोगों को पानी की किल्लत का सामना है। जी हां, दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पानी का बहरान पिछले कुछ महीनों से शदीद होता जा रहा है। एहतजाज में वसंत कुंज के बाशिंदों को दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा है। वसंत कुंज के बाशिंदे दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। इतवार को भी इन लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ मुजाहिरा किया। हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से हमारे यहाँ पे प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है। हम लोग कितना धरना दे दिया, हमने सब लोगों को बता दिया, सारे डिपार्टमेंट्स को बता दिया, चीफ इंजीनियर तक से हमारी मीटिंग हो गई। MLA साहब हमारे नरेश यादव जी बिल्कुल सामने रहते हैं, उनको हमने लिखित में दे दिया। लोग हमसे मिलने चले गए, बट हमारी पानी का समाधान नहीं हो रहा है। हमारे जाते हुए ऑफिस के ताले बंद कर देते हैं। बहुत शर्म की बात है, भारतवासी हैं हम और हमको पानी नहीं मिल रहा। वो तो बेसिक नीड है कि एक पानी मिलना चाहिए। पिछले 15 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी अपने अपने वादे करके चले जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। हम लोग नेताओं से भी पूछ चुके हैं, उनके पास भी जवाब नहीं है, अधिकारियों के पास भी जवाब नहीं है। इस पूरे सेक्टर में 1100 फ्लैट हैं जो रिजर्वायर के पास है, उनको थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, और जो थोड़ी दूरी पर है, डाउनस्ट्रीम से थोड़ी दूरी पर, उनको पानी नहीं मिल पा रहा। पाइपलाइन में भी खराबी का बात किया, लेकिन उससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। कोई हमारी पुकार सुन नहीं रहा, इसीलिए आज हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चे प्यासे हैं, हमारे बुजुर्ग परेशान हैं। और तमिलनाडु के कई अजला में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जमा होने की सूरत हाल पैदा हो गई है। बारिश के बाइस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मूसलाधार बारिश की वजह से तमिलनाडु के
मयिलादुथुराई में जिले में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मयिलादुथुराई जिला कलेक्टर ने इसका ऐलान किया है। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन बारिश से मुतासिरा और पानी भरे इलाकों का उन्होंने मुआयना किया। और गोवा में 20 से 28 नवंबर 2022 तक मुनक़िद होने वाले 53वें भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल यानी इफ्फी पर नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर पर कर्टेन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिल्म के फ़न की अहमियत को उजागर करने के लिए दुनिया के सिनेमा घरों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करने के मकसद से इफ्फी भारत और दुनिया भर से हर साल सिनेमा से मुताल्लिक़ बेहतरीन सरगर्मियों का फेस्टिवल मुनक़्क़िद करता है। इसका मकसद दुनिया भर के फिल्म साजों को अपने फ़न का मुज़ाहिरा करने और सिनेमा की अहमियत को सामने लाने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करना है। मुल्क भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। बच्चों का दिन हर साल 14 नवंबर को भारत के पहले वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। यौम इत्फाल का मकसद बच्चों के हुकूक, तालीम और देखभाल के बारे में शऊर उजागर करना है। इसी सिलसिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में मुख्तलिफ स्कूलों और इदारों के तलबा से मुलाकात करेंगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला शुरू हो रहा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल मेले का इफ्तिताह करेंगे। तिजारती मेला 27 नवंबर तक जारी रहेगा। इस बार मेले का मरकजी मौजू वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। तिजारती मेले में 29 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके हिस्सा ले रहे हैं। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र पार्टनर रियासतों के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश और केरल पर खास तवज्जो मरकूज की गई है। इस तिजारती मेले में भारत और बैरून मुल्क से तकरीबन 2500 नुमाइश कुनंदगान शिरकत कर रहे हैं, जो अपनी मसनूआत और खदमात की नुमाइश करेंगे। मेले के पहले 5 दिन खास तौर पर कारोबारी दिनों के लिए मखसूस हैं। इसके अलावा 19 नवंबर से ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मेले का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तय किया गया है। तिजारती मेले में दाखिले के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों से खरीदे जा सकते हैं। आम दिनों में छुट्टी वाले दिन बालिगों के लिए 150 रुपये का टिकट और बच्चों के लिए 60 रुपये का होगा। हफ्ते के बाकी दिनों में टिकट की शरह फीकस 80 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये रखी गई है, जबकि कारोबारी दिनों में दोनों क्लासेस के लिए टिकट की शरह ज़्यादा होगी। इसके अलावा माजूर और बुजुर्ग शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। भारत ने इस्तांबुल में कल हुए धमाके में जानों के नुकसान पर तुर्की के अवाम और हुकूमत के तई गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। एक ट्वीट में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने हादसे में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गुज़श्ता रोज़ एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें 6 अफराद हलाक और 81 ज़ख्मी हो गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका वस्ती इस्तांबुल के इलाके तकसीम में पैदल चलने वालों के एक मसरूफ सड़क पर हुआ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने धमाके को हमला करार दिया। और यूक्रेन के खैरसोन इलाके से रूसी फौजियों की वापसी के बाद यूक्रेन ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। यूक्रेन के अफसरों ने कहा है कि खैरसोन इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। रूस ने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए सिक्योरिटी के पेश नज़र मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। खैरसोन के गवर्नर ने आवाम को भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने और किसी भी तरह के सफ़र न करने की अपील की है। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने वस्त मुद्दत इंतखाबात के ताल्लुक से कहा है कि इंतखाबात में नतीजा कुछ भी हो, हम अपने मुल्क को बेहतर मुकाम पर ले जाने के रास्ते पर हैं। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि इंतखाबात में उम्मीदवारों की शबी नहायत अहमियत का हामिल है। नैन्सी पेलोसी ने जो बाइडन पर 2024 में दोबारा इंतखाब लड़ने पर जोर देते हुए कहा कि जो बाइडन मुल्क के अजीम सदर हैं, उन्होंने मुल्क के लिए बहुत काम किया है। और खेल की खबरों में इंग्लैंड T20 आलमी कप का चैंपियन बन गया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में खेले गए ICC T20 आलमी कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।
बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 138 रन का हदफ रखा। हदफ का ताक़ुब करते हुए इंग्लैंड ने 6 विकेट बाकी रहते ही यह खिताबी मुकाबला 5 विकेट खोकर अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की जानिब से बेन स्टोक्स ने नॉट आउट निस्फ सेंचुरी लगाई। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौजवानों को तहरीक देने के मकसद से कठुआ जिले में तीसरे हाफ मैराथन का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को नशे से दूर रखना है ताकि वो सेहतमंद रहें और मुल्क की तरक्की में अपना ताउन दे सकें। नाजरीन, हमें बचपन से ही एक बात हमेशा सिखाई जाती रही है कि दरख्त लगाओ। दरख्तों को ज़मीन के मुहाफिज यूं ही नहीं कहा जाता। वो हवा को साफ रखते हैं, माहौल को ठंडा रख ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में भी मदद करते हैं। कोल काइल देवकी अम्मा एक ऐसी इंसान है जो अकेली एक बड़ी तब्दीली का बाइस बनी है। पेश है ये रिपोर्ट। अल्लापूजा में कायम कुलम की रहने वाली देवकी अम्मा अपने खुद साख्ता जंगल में दरख्तों और जानवरों के साथ खूबसूरती से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। दरख्तों से मोहब्बत करने वाली इस दादी की जंगलाती जिंदगी 4 दहाइयों पर मुहित है। समाजी जंगलात के तस्वुर के पैदा होने से बहुत पहले देवकी माँ जंगल की मालिक रही हैं। उन्होंने अपनी 4 एकड़ अराजी में तकरीबन 3000 दरख्त लगाए और उनकी देखभाल की। जंगलों और जंगलों से इस दादी की मोहब्बत आज 4 दहाइयों के बाद भी मजीद बढ़ रही है। मैंने छोटे छोटे पौधे लगाने के साथ शुरुआत की। छोटे पेंट कंटेनरों का उपयोग करके उन्हें पानी पिलाया। उन पौधों को छूकर बहुत खुशी हुई और उनके विकास को मैंने महसूस किया। धीरे धीरे एक जंगल उभरा। अल्लापूजा जिले में जिसमें कोई जंगल नहीं है, मैंने एक नया फॉरेस्ट बनाया। बहुत सारे लोग इस काम से बहुत खुश हैं। 1980 में एक कार हादसे के बाद 88 साला देवकी माँ ने जंगलात का रुख किया। फार्म में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, पौधे और बेलें लगाई गईं और उनकी देखभाल की गई। पेड़ पौधे देवकी माँ की देखभाल और प्यार से पले बढ़े हैं। फलदार दरख्तों, जड़ी बूटियां और तितलियों से भरे जंगल में घूमना इस उम्र में देवकी माँ की तवानाई का राज है। मैं इस जंगल में कम से कम एक बार सुबह और शाम को जरूर घूमती थी। पौधों को बच्चों की तरह पालना पड़ता है। हमें इन्हें देखना चाहिए, हमें इनके विकास का अनुसरण करना चाहिए। कुदरत से मोहब्बत करने वाले मुहक्किकीन और तलबा समेत गैर मुल्की भी दादी के इस जंगल को देखने के लिए आते हैं। नायाब कमंडल दरख्त, नीरम रूट, वलभम, शिमशापा वगैरह जैसे बहुत से मालूम और नामालूम दरख्त हैं। नए पौधे लाने और लगाने की ये कोशिश दादी की अभी तक जारी है। जंगल से देवकी माँ की मोहब्बत भी तीसरी नस्ल ने संभाल ली है। जंगलात के लिए देवकी माँ की मोहब्बत के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी पोती शरानियाँ भी पेड़ पौधों की तालीम हासिल कर रही हैं। इस हमेशा चौकस रहने वाली फास्ट गार्ड को कई अवार्ड से नवाजा गया है। देवकी माँ को नारी शक्ति अवार्ड, वन मित्र और वृक्ष मित्र जैसे अवार्ड मिले हैं। देवकी माँ कहती हैं कि उनकी जिंदगी दरख्तों से मोहब्बत करने और उनकी देखभाल के लिए वक्फ है। देवकी अम्मा का जंगल एक कशिश है और यही वजह है कि उन्हें केरल की हुकूमत ने वन मित्र अवार्ड से भी नवाजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि केरल के इस्लामी इदारे ने संस्कृत की तालीम देकर एक मिसाल कायम की है। और नाज़रीन, इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। खाद के लिए ब्लैक मार्केटिंग पर काबू पाना बेहद ज़रूरी हो गया है और एग्रीकल्चर टास्क फोर्स ने एक मीटिंग की है और इस पर तबादला ख्याल किया है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी है महंगाई और FII से तय होगी बाजार की सिमत।
और आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खियों पर। मुल्क के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम की लॉन्चिंग 15 नवंबर को बताई जा रही है। और आपको बता दें कि हिंदुस्तानी स्पेस प्रोग्राम के बानी और मशहूर साइंसदान विक्रम साराभाई के खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इसे विक्रम नाम दिया गया है। और अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। मरकजी और योगी सरकार की स्कीमों से समाज का हर तबका मुस्तफीद हो रहा है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। इस्तांबुल के मरकज़ इस्तक़लाल पर धमाका, 16 अफराद हलाक हो गए हैं, 50 से ज़ायद ज़ख्मी। पुलिस अफसरान तहक़ीक़ात में मसरूफ़। तुर्की के सदर ने इसे धमाके की मज़म्मत की है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड बना आलमी चैम्पियन, पाकिस्तान का ख्वाब हुआ चकनाचूर। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और बात कर लेते हैं आपके साथ मौसम के मिजाज की। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। हमवार करेंगे आपके मुस्तकबिल की राहें। एक्सपर्ट के साथ होगी करियर की बात। जानकारी देंगे नौकरियों और एडमिशन्स की। दिखाएंगे सफर एक कामयाब शख्सियत का। रोजगार से